22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब उन आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत में कई ऐसे बड़े कदम उठा लिए गए हैं जिसके बाद से अब इन आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना तय है। पीएम मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि सेना अब कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। और आज भी कई बड़ी बड़ी बैठक चल रही हैं जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जो आतंकवादी हैं जिन्होंने हमला किया है, उन्हें पकड़ने के लिए भारतीय जो सेना बल है वो भी लगातार कोशिशें कर रहा है। लोगों को पहचाना जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब आतंकियों को किस दिन पकड़ा जाएगा, जनता की उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं। तो आप क्या लेटेस्ट अपडेट आज का देना चाहेंगे? देखिए, जो सीसीएस की बैठक थी, जिसे अब कहा जा रहा था कि सुपर कैबिनेट, इसमें एनएसए थे, चीफ ऑफ डिफेंस थे और जो बाकी जो सैन्य के जो हेड है, एयरफोर्स के हेड है, वो सब थे। इसमें क्या डिसाइड हुआ, जो सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड था उसको वापस से पुनर्गठन किया गया है, मतलब वापस से उसका रिस्ट्रक्चर किया गया है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी, जो कि चेयरपर्सन बनाए गए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, हमारे पास एनएसए तो पहले से थे, अजीत डोभाल जी पहले से थे, लेकिन जो सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड थी उसका भी पुनर्गठन किया गया। मतलब ये आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसका गठन तभी किया जाता है जब आप ऐसी स्थिति में हो, जब आपको लग रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तब ये एडवाइजरी। फिर दूसरा था कि सीएसएस की बैठक में 3 इंपॉर्टेंट रोल थे। एक था कि सेना का क्या कार्यभार होगा, सेना क्या डिसीजन लेगी, सेना क्या करेगी। उसके बाद एक और बैठक हुई जो थी सीसीईए की, जो था कैबिनेट कम्यूटर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कि क्या नुकसान क्या फायदा, ये सब चीज पहले से जानकारी होनी चाहिए अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाते हैं। तो तीनों सेना को तो कल ही बोल दिया कि आपके पास फ्री हैंड है, आपको आतंकवाद को जैसे खत्म करना है करो। मतलब आपको पाकिस्तान में भी लग रहा है घुस के, अगर वहां आतंकवादी बैठा है, हमारे देश को खतरा है, तो आप वहां भी जाके खत्म करो, लेकिन आपको आतंकवाद जड़ से खत्म करना है। इस कड़ी में मैं बता दूं कि पाकिस्तान से भी लगातार खबरें आ रही हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री तक के बयान सामने आते हैं जिसमें वो खुद कहते हैं कि 30 साल से जो रिकॉर्ड रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन उनका साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है और उन्होंने खुलेआम ये चीज़ें एक्सेप्ट की थी। इसी कड़ी में बता दें कि हाफिज सईद के ठिकानों का कुछ पता लगा है, जिसमें ये खबरें सामने आ रही है कि सैटेलाइट इमेज जो है वो घनी आबादी लाहौर का बताया जा रहा है, जहां पर अब आने वाले समय में हो सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा के जो प्रमुख है यानी हाफिज सईद, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की हो सकता है कि इंडियन आर्मी जो है वो इस पर कवायद करे। ना सिर्फ हाफिज सईद के ऊपर इंडियन आर्मी को, बल्कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट आया, जिसमें साफ तौर पर उन लोगों ने उस चीज़ में लिखा है कि तुम लोगों ने जिस तरीके से हमारे बेगुनाहों को मारा, हम उसका जवाब देंगे, और जिस तरीके से आपने ईंट फेंके तो हम उसका पत्थर से जवाब देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि अगर हाथ मिलाओगे तो हम गले मिलेंगे, लेकिन अगर आँख दिखाओगे तो आँखें भी नोच लेंगे। ये धमकी आई है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है उसकी साइड से। लेकिन दीपिका, अभी तक ये सारी चीज़ें तो आई हैं, इन सब में जो अपडेट आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल हुई अभी तक वो क्या थी इस पूरे केस में? अभी तक देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी की बात करें तो वो तो जो जनता चाहती है वो उस दिन होगी जब ये आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो इस पूरे मामले में शामिल थे। लेकिन इसमें लोग इतने ज़्यादा शामिल हो चुके हैं, वो इस तरीके से, जो स्थानीय लोग हैं, सबसे पहले तो वो जो इस पूरे आतंकी हमले में जिनका मेजर रोल रहा है, स्थानीय लोगों ने मदद की है उन आतंकवादियों की जो पाकिस्तान से आए थे। उनकी पहचान होना, जिनकी पहचान धीरे धीरे हो रही है, उन आतंकवादियों को पकड़ना जो या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या पीओके में छिपे हुए बैठे हैं। आज भी एक ऐसा नाम है जो मैंने सुबह ही स्टोरी कवर की थी, फारूक अहमद जिसका नाम है, उसका एक की रोल इसमें है कि वो इन पाकिस्तानियों की मदद कर रहा था। स्थानीय लोगों का जो पूरा नेटवर्क है, जिसे ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है, वो एक पूरा रैकेट इसने बनाया। ये लोग होते हैं, यानी कि हमारे देश के कुछ लोग होते हैं जिन्हें लालच दिया जाता है, उसके बाद से ये लोग, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, फिर ये लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं। चाहे उन्हें शेल्टर पहुंचाना हो, चाहे उन्हें फूड देना हो, चाहे हथियार देना हो, चाहे पाकिस्तान से लाकर हथियार देना हो, तो तमाम लोगों का नेटवर्क बनाया जाता है जो मदद करता है आतंकवादी हमला करने में। तो जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा तब वो सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। आपने आसिम भाई पूछा कि क्या हुआ, जो 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया। देखिए, 3 दिन की स्टार्टिंग के जो 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें बांदीपोरा में इन्हें एक खबर लगी। जब जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाई, इन्हें एक खबर मिली कि यहाँ 3 घुसपैठिए हैं और वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे, आतंकी हैं।
पुलिस ने जब रेड की और आर्मी ने रेड किया तो 2 लोग जिंदा पकड़े गए जिनके पास से जिंदा कारतूस AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिला। यही नहीं, बांदीपोरा में भी 2 लोगों को और अरेस्ट किया, वो भी ओवरग्राउंड वर्कर से। उन्हीं से जानकारी मिली मूसा के बारे में, जिस आतंकवादी का आपने स्केच देखा था कि वो पाकिस्तानी SSG ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब वहां का कमांडो है, वहां की सेना में था। वो रिटायर होने के बाद ISI के साथ जुड़ गया, जैश ए मोहम्मद के साथ उसने और आतंकियों को ट्रेंड किया। वो 2 और आतंकी घटनाओं में शामिल था भारत में, और पिछले जो 2 आतंकी घटनाएं थे उसमें भी वो शामिल था। POK में प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन इस बार इसे लगा कि मुझे खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा वेल स्किल्ड ट्रेनर नहीं है, क्योंकि भारत से बच के नहीं जा सकता। उसे जंगल के रास्तों में माहिर है। उस कहा जा रहा है कि वो जब अपनी फोर्स में था तो वो जंगल के लिए स्पेशली उसे ट्रेंड किया गया था कि जंगल में कैसे आतंकी हमला करें। ये जो शख्स है ना, जो आज जिसको NIA ने पहचाना है, जिससे पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है, जो फारूक अहमद है, ये भी उसी तरह का आदमी है, क्योंकि इसे पता था कि किस रास्ते से जाया जा सकता है, अंडरग्राउंड कौन से रास्ते हैं। तो ये जो नेटवर्क बनाने, नेटवर्किंग जो इनकी है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। 7 लोगों का घर तोड़ा, 7 लोगों का जिनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट है, वो कौन थे और क्या क्या नाम? वो भी कुछ ऐसे टाइप के थे जैसे कि वहां पर इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया था पहलगाम में। तो बता दें कि रशद जो होता है, क्योंकि पहलगाम अगर वो टेरिटरी की बात करें पर्टिकुलर, तो ये अगर बॉर्डर को लगता हुआ इलाका नहीं है, बहुत दूर है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्हें ट्रैवलिंग का जो होगा, उसके बाद खाने पीने का इंतजाम होगा, और रेकी जिस तरह से वहां पर रह के इन्होंने किया था, तो ये बिना OGW के सहायता के, हाँ, आदिल आया था, आसिफ आया था, इसके साथ ही 3 और नाम सामने आए थे जिनके इनका ये था ना कि आदिल और आसिफ, इसमें से बताया जा रहा था कि एक कोई 2018 में गया था अटारी बॉर्डर के थ्रू, ये लोग जाते हैं पाकिस्तान, जहां पर बकायदा वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के क्योंकि गए तो लीगल वे से थे इंडिया से पाकिस्तान, लेकिन वहां जाने के बाद ये ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद वापस लौटते हैं, जिसके बाद इस तरह से वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कांड में शामिल हुए थे। लेकिन सिरदर्द कौन बन बैठा है? मतलब पाकिस्तान में ऐसे कौन से आका हैं जो बैठ के हमारे लिए सरदर्द बन गए? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही सबसे बड़े इन चीज़ों की शुरुआत जो करने वाला इंसान था, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही था, असीम मुनीर। वो जो है गायब हो चुके हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है। मतलब बेसिकली पहले उन्होंने लोगों को भड़काया, ऐसी बातें बोली जो खुद इंसानियत के खिलाफ थी, और फिर उसके बाद अब सारी चीज़ें होने के बाद वो गायब हो गए। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान के अब जो मंत्री हैं ना, वो भी बौखला चुके हैं, और इतने ज़्यादा बौखला चुके हैं कि वो जो वहाँ के सूचना एवं प्रसारण मंत्री है अताउल्ला तारड़, उन्होंने बाकायदा उन्होंने तो ये तक का बोल दिया कि भारत जो है 24 से अगले 36 घंटे में हम पे अटैक कर सकता है, और खुद ये लोग LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं लगातार। हाँ, बेसिकली हाँ, पॉइंट इनका यही है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उकसाएं और चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो जाएं। लेकिन भारत जो है वो अपना पूरा सोची समझी तरीके से प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें सोच रहा है, समझ रहा है। देखिए, भारत सरकार एक्शन ज़रूर लेगी, अब वो एक्शन किस रूप में होगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। हाँ, उनका देखो, भारत सरकार का मेन मोटिव यही है कि हमें जो वहाँ पे आतंकवाद को फैला रहे हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के लोग हों, लश्कर तैयबा के लोग हों, चाहे हाफिज़ सईद हो या मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, चाहे मूसा हो, हमारा टारगेट जो होगा वो वही इंसान होंगे जो आतंकवाद फैला रहे हैं, ना कि वहाँ के आम लोग। एक और चीज़ है, जैसे पाकिस्तान में देखेंगे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है पिछले, जैसे हमने BLA का देखा कैसे उन्होंने ट्रेन को हाईजैक करते हैं, क्योंकि प्लेन ये सब हाईजैक होना एक बार समझ में आता है, लेकिन ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक करना और इतने लोगों को बंधक बनाना और पार्ट्स में वो छोड़ना, इसके बाद किसी ना किसी वजह से मुझे ये लगता है कि वो लोग डाइवर्ट कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें जो अंदर इंटरनल पाकिस्तान में हो रही थी उसे डाइवर्ट करके इस तरह की चीज़ें की गई ताकि मीडिया और पूरी चीज़ें भारत पे हो जाए। देखिए, पाकिस्तान डाइवर्जन के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जो वहाँ से चीज़ें होती हैं उसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते हैं। तो ये भी जैसा आपने कहा, मैंने भी कहीं पर पढ़ा था कि क्योंकि इलेक्शन होना या यूँ कहीं गरीबी होना, आटा इतना ज़्यादा महंगा हो जाना, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो आम जनता है जिसको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए तमाम चीज़ें पाकिस्तान बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको एक चीज़ बताओ पाकिस्तान के हालातों के ऊपर, हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा पाकिस्तान का, वो होता क्या है कि एक महिला अपने घर के बाहर आती है कुछ सामान लेने, शायद वो मछली वगैरह कोई इंसान घर के बाहर बेचने आता है, तो उसके हाथ में चूड़ियाँ थी लेकिन आर्टिफिशियल थी।
तो जो मछली लेने वाला आदमी आता है वो अपना सारा सामान छोड़ के चाकू उठाता है और महिला को दिखाता है सारा सामान छोड़ के, और वो नकली चूड़ियाँ लेके चला जाता है। अब आप सोचिए कि एक शख्स वहाँ पे जो खुद मेहनत कर रहा है लेकिन उसका गुजारा नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो क्राइम को अपना रहा है और सरकार इन्हीं चीज़ों को दबाने के लिए सारी वहाँ की हरकतें कर रही है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो सबको पता है, दुनिया को पता है कि उस टाइम पे वो कितने ज़्यादा भिखमंगे हो चुके हैं। पैसा नहीं है उनके पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, उनकी जनता वहाँ पे तरस रही है। आटा, दाल, चावल, कोई भी चीज़ ले लो वहाँ पे, वहाँ के लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आतंकवाद को ये बढ़ाए जा रहे हैं और आतंकवाद इस लेवल पे बढ़ा रहे हैं कि वहाँ की आम जनता तो इनसे तरस आ ही चुकी है, अभी आसपास में भी आफत फैला रहा है। कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाईली एक्टिव है? जैश ए मोहम्मद, मैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, और देखा जाए तो भारत सरकार ने 14 आतंकियों की लिस्ट निकाली है कि जो इस वक्त इंडिया में एक्टिव हैं, जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। उसमें जो 70% नाम है वो जैश ए मोहम्मद का है और लश्कर ए तोयबा के ग्रुप के हैं। 3-4 जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन, मतलब 3 एक्टिव ग्रुप हैं, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद। आपको एक बात बताऊं प्रवेश भाई, जितने चाहे ना, चाहे लश्कर तैयबा की बात लो, चाहे जैश ए मोहम्मद की बात लो या हिजबुल की बात लो, ये तीनों आतंकवादी ग्रुप जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब होता है क्या है कि एक जो है आदमी अपना प्लान लेके जाता है इनके आकाओं के पास, कि देखो आईएसआई के पास बेसिकली, कि हमारा ये प्लान है, हम इस तरीके से दहशतगर्दी फैलाएंगे, हम इतना इतना पैसा चाहिए। तो जो पैसा इन लोगों को जनता के काम में लगाना था वो वहाँ ना लगा के ये उन लोगों को फंड कर देते हैं। अब दूसरा मान लो लश्कर तैयबा जाता है कि हम जाएंगे ऐसा ऐसा करेंगे, तो कहता अच्छा ठीक है हम इतना पैसा तुम्हें देंगे। अब वही सेम चीज़ प्रोसेस, जो पैसा बच्चों की पाकिस्तान के पढ़ाई के लिए लगाना था वो पैसा पढ़ाई में ना लगा के एग्जैक्टली देखिए टेररिज्म जो होता है वो कनेक्शन होता है पॉलिटिकल और फाइनेंशियल घोटालों का मिलाकर, और ये उसी चीज़ को अब बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा कर दी है कि वहाँ की जनता को भी समझ में आने लगा है। इसी वजह से ये लोग उस लेवल पे जाते हैं कि ये अब ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं और इंसान को भड़काना शुरू करते हैं कि उसको धर्म के नाम पे भड़काएंगे, उसे अमीर गरीब के नाम पे भड़काएंगे, जात के नाम पे भड़काएंगे। पाकिस्तान में तो सिर्फ अपने अंदर इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि होते हैं, वहाँ पे अलग अलग तबके बने हुए हैं। वो एक तबके को अपने से कम मानते हैं, दूसरा अपने तबके को कम मानता है, और इसी वजह से वो इंसानों की साइकोलॉजी से खेल के उनको भटका देते हैं और इस तरीके के टेररिस्ट अटैक करते हैं। मैं जो एक इंफॉर्मेशन देख रहा था, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है स्टैप, उस पर इंफॉर्मेशन थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जिसमें एक्टिव टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो वो गिनती खत्म ही नहीं हो रही है। 80 से ज़्यादा। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स जो बाहर पाकिस्तान में रह के जो बाहर एक्टिव हैं, वो 45 से ज़्यादा, बाप रे बाप। और जो तीसरा है जो इनएक्टिव हो चुके हैं वो ज़्यादा नहीं है, वो 25 के आसपास है। मतलब सोचिए, मतलब कितने इन्होंने तो पूरा, मतलब हम इनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टेररिस्ट ग्रुप है। एक तरह से देखा जाए तो इनके जितने डिस्ट्रिक्ट से उतने, जितने इनकी यूनिवर्सिटी स्कूल्स में इन्होंने नहीं बनाया होगा ना, इतना इन्होंने ग्रुप्स बनाया। हाँ सही बात है। बात वही है, ये उस लेवल, ये जो है ना इंसानियत को शर्मसार तो कर ही रहे हैं, ये उस लेवल पे जाके इंसानों को बर्बाद कर रहे हैं कि आने वाली जो पाकिस्तान की नस्लें होंगी ना, ये एक ऐसा शर्मसार करने वाला कांड था जिसमें मासूमों का खून बहाया गया। ये पॉलिटिकल, इन लोगों का पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनकी आर्मी जो है उसको दहशतगर्द घोषित कर देना चाहिए। एक और ये भी अपडेट, पाकिस्तानी आर्मी के आगे जो है ना टेररिस्ट ग्रुप लगा देना चाहिए इन लोगों को। ये भी अपडेट सामने आया है जिसमें कई रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उससे भी कई लोग जो सेनाएं हैं, सैनिक हैं, वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, वो लोग वहाँ से हटना चाह रहे हैं। तो उन लोगों को भी पता है कि आर्मी का जो चीफ है या तो उन्हें वो इस्तेमाल करना चाह रहा है या उन्हें पागल बना रहा है, या उनकी फैमिली गलती से इन तमाम चीज़ों में फंस जाएंगी जो नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोगों को भी ये नज़र आ रहा है कि जो कुछ हुआ है, जो लोगों को निशाना बनाया गया है वो गलत है, लेकिन वहाँ के आर्मी चीफ को नज़र नहीं आ रहा है, जिन टेररिस्ट ग्रुप को वो फंडिंग करते हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए दीपिका, पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा मुल्क है जहाँ आर्मी पाकिस्तान में अपने मुल्क से ऊपर है।
वो एक ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क को बाद में मानता है, आर्मी को पहले मानता है। और यही वजह है आर्मी उनकी इतनी ज़्यादा, अब चाहे आप पुराना टाइम भी देख लीजिए, कारगिल वॉर के टाइम पे इन लोगों ने वॉर छिड़वाया, बोला कि वो मुजाहिदीन हैं, वो लोग अपने काम के लिए लड़ रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सालों बाद के बाद पता चलता है कि जो लोग कर रहे थे खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, भैया वो तो हमारे सैनिक थे। जिन सैनिकों को हमारे भारतीय सेनाओं ने एक पूरी वीरता से उनका खात्मा किया, वहाँ से हटाया, जब उनकी बॉडियों के पास गए तो उनकी जेब में से पाकिस्तानी आर्मी के कार्ड मिलते थे, वहाँ पे लेटर मिलते थे जो पाकिस्तान के लोगों को भेजे गए थे, उनके परिवार ने भेजे थे। और इस आर्मी से इसके देश में ट्रेन हाईजैक हो जाती है, इनसे वो तो संभल नहीं रहा है, और ये वॉर करेंगे। हथियार वो होते हैं जो चाइना से इनको भीख में मिलते हैं, उन हथियारों को ये आगे फंड कर देते हैं और वहाँ से पैसा भेज देते हैं। बेसिकली इन लोगों का सिर्फ ये गिर चुके हैं और उस लेवल पे गिर चुके हैं कि इन्हें सही गलत तो छोड़िए, इन्हें इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात है। अब जब तक इनका हुक्का पानी उसी से चल रहा है, जिस चीज़ से हुक्का पानी चल रहा है, कहा जाता है ना कि जिससे घर की रोजी रोटी चल रही है, तो आतंकवाद से इनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन कितने दिन तक रोजी रोटी चलेगी? इनके खुद की कंट्री में गृह युद्ध वाली स्थिति है, सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। आर्मी दो भाग में पड़ गई है वहाँ। एक कह रहा है कि हम पक्ष में हैं लड़ाई के, एक कह रहा है कि हम पक्ष में ही नहीं है। पक्ष में नहीं, वो आर्मी छोड़ रहे हैं, वीआरएस ले रहे हैं। वीआरएस ले रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जैसे उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आके बार बार बोल रहे हैं कि भारत हम पे हमला कर देगा। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर बनाए कि हम तो बेचारे हैं, हम तो मासूम हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, भारत हम पे हमला करना चाहता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कहीं काम नहीं आ रही, कहीं से भी टर्की को छोड़ के मुझे लगता है कहीं से सपोर्ट भी नहीं आ रहा है इन्हें। तो ऐसी पावर तो बहुत स्ट्रांग है, हमें तो बहुत लोग चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, हर जगह से हमें सपोर्ट है, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक आतंक का गढ़ है जहां आतंकवादी बनाए जाते हैं। वो फैक्ट्री बन चुका है जहां आतंकवादियों को और भारत जो है इकोनॉमिक का गढ़ है। अगर भारत के साथ संबंध रखोगे तो आपकी इकोनॉमिक अच्छी होगी। और इसी को लेकर जितने भी वर्ल्ड में हर तरह से हर ओर से सपोर्ट आ रहा है। FBI के कल चीफ ने कहा था, जो काश पटेल है, उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ हैं और भारत को फुल सपोर्ट है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि CSS की बैठक में क्या इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो लिए गए हैं और जो सेना है उनका अगला एक्शन क्या होगा। हर किसी की नज़र एक ही चीज़ पे पड़ी है कि क्या है भारत का अगला एक्शन, अगला मूव क्या होगा। और हम भी वेट कर रहे हैं उस अगले मूव की, और जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे इस पर हम अगली वीडियो में आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।